नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड परीक्षा वाणी MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी को MCQ के रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। जैसा आप जानते हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। अध्याय 9 हमारा यहाँ पर चल रहा था। इस चैप्टर की हमने 2 क्लासेस कवर कर ली हैं और SC ST से संबंधित 100 प्रश्नों को कवर किया है। आज बचे हुए आपके जो 40 से ज़्यादा प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे और ये वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने उत्तराखंड की हिस्ट्री को पूरा MCQ के रूप में कवर किया, भौगोलिक संरचना को कवर किया, नदी तंत्र वाले चैप्टर को कवर किया, खनिज संपदा, वनों से संबंधित, मिट्टी, कृषि से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, इन सभी चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हमारी अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित चैप्टर की ये लास्ट क्लास होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, काशीपुर की चामुंडा देवी उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति से संबंधित है? तो काशीपुर की जो चामुंडा देवी है, किस जनजाति की प्रमुख देवी मानी जाती है, सबसे बड़ी देवी मानी जाती है? ये मानी जाती है बुक्सा जनजाति की। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन आता है बुक्साओं की सबसे बड़ी देवी कौन है, तब आप कहेंगे चामुंडा देवी, जिनका निवास काशीपुर में माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक मेला लगता है जो बुक्सा जनजाति से ही संबंधित है, चामुंडा देवी को समर्पित है। मेले का नाम है चैती मेला। तो चैती मेला कहे या चैती उत्सव कहे, आप कहेंगे किस जनजाति से संबंधित है? सीधा बुक्सा जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है, कारक और मकारा की संक्रांति यानी कर्क और मकर की संक्रांति जैसे त्यौहार किस जनजाति से मुख्य रूप से संबंधित हैं? तो 2 त्यौहार हैं प्रमुख त्यौहार, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं? ये आपके राजी जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और चीज, 2-3 बातें और हैं राजी जनजाति को लेकर के, उनको नोट डाउन करते हुए जरूर चलें। पिछली क्लासेस भी हमने कई बार इनके बारे में बात करी है। राजी जनजाति को वनरावत कहा जाता है, वनरौत कहा जाता है, जंगल का राजा इनको कहा जाता है। इनके ये 2 प्रमुख त्यौहार आपको याद करने हैं। एक त्यौहार इनका और है जो पेपर में पूछा जाता है, गोरा अट्ठावली त्यौहार किसका है? तो भी आप राजी जनजाति पर टिक करेंगे। राजी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? इनके जो मुख्य देवता हैं वो हैं बागनाथ देवता। ठीक है, इनके अलावा और कौन कौन से देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं, जैसे मलयनाथ, गणनाथ, मल्लिकार्जुन। ये सब किन जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं? तब आप कहेंगे राजी जनजाति। ठीक है, और प्रमुख देवता पूछेंगे तो तब आप कहेंगे बागनाथ देवता। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के बुक्सा जनजाति का मुख्य त्यौहार व मेला कौन सा है? तो बुक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी है चामुंडा देवी, अभी हमने ऊपर देखा, और इनका प्रमुख त्यौहार है चैती त्यौहार। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और याद करना, आपसे पूछा जाता है कौन सी जनजाति अपने को देवी पूजक मानते हैं? तो देवी पूजक कौन सी जनजाति को माना जाता है? आप कहेंगे बुक्सा जनजाति को। ठीक है, इनकी जो सबसे बड़ी देवी है वो चामुंडा देवी है। लेकिन अगर पूछेगा इनके ग्राम देवता और ग्राम देवी कौन है, तो ग्राम देवता और ग्राम देवी दोनों के नाम पूछे जा सकते हैं। साकरिया देवता किसके ग्राम देवता हैं? तब आप कहेंगे बुक्साओं के। और ग्राम देवी का नाम है खेड़ी देवी। ये किसकी ग्राम देवी है? तब आप कहेंगे बुक्साओं की। ठीक है, नेक्स्ट है, भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है आपका हुड़के। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन बनता है कि हुड़के वाद्य यंत्र किस जनजाति से संबंधित है? तब आप कहेंगे भोटिया जनजाति। इसके अलावा इनके लोकगीत को लेकर के सवाल पूछा गया था कि यह जो तुबेरा है, इसके अलावा बाज्यू और इसके अलावा आपका तिमली, ये तीनों लोकगीत किसके हैं? तुबेरा, बाज्यू, तिमली, ये तीनों के तीनों भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ठीक है,
जो तिमली वाला है ज़्यादा प्रमुख हो जाएगा, यह सामाजिक विषयों पर आधारित गीत होता है। बाज्यू आपका वीर रस प्रधान गीत होता है और तुबेरा आपका रसिया टाइप का गीत होता है। ठीक है, तो तिमली किस प्रकार का है? सामाजिक आधार पर या सामाजिक विषय पर आधारित होता है। अभी तक इतना डिटेल में तो नहीं आया है, सिर्फ इतना आया है तुबेरा, बाज्यू, तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं, तब आप कहेंगे भूटिया जनजाति। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति के विषय में माना जाता है कि वे 16वीं शताब्दी में उत्तराखंड के बनबसा क्षेत्र में आकर बसे थे? बनबसा आपके चंपावत में पड़ता है, तो इनमें से कौन सी जनजाति के बारे में माना जाता है कि वो चंपावत के बनबसा में आकर बसे थे 16वीं शताब्दी में? ये माना जाता है बुक्साओं के बारे में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बुक्सा जनजाति का जो मुख्य निवास स्थल है वो आपका नैनीताल और उधम सिंह नगर में माना जाता है। वहां पर ये ज्यादा निवास करती है उन क्षेत्रों में। लेकिन ये सबसे पहले कहां आकर बसे थे? चंपावत के बनबसा क्षेत्र में आकर बसे थे। एक अंग्रेज अधिकारी है इलियट, उसने भी इसका उल्लेख किया है और जो अबुल फजल हैं उसने भी इसका उल्लेख किया है। ठीक है, एक और चीज, सबसे पहले ये बनबसा में आकर बसे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। सबसे ज्यादा ये नैनीताल उधम सिंह नगर में, मुख्य तौर पर उधम सिंह नगर में निवास करते हैं, उसको भी हमने कवर किया। नैनीताल और उधम सिंह नगर के जिन क्षेत्रों में ये ज्यादा निवास करते हैं, जो बुक्सा बाहुल्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को बुक्साड़ कहा जाता है। एक आपने इसको याद करना है। और कुछ बुक्सा देहरादून में निवास करते हैं जिनको मेहर बुक्सा कहा जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा, मेहर बुक्सा कहां निवास करते हैं? देहरादून में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति में मूक विनिमय की प्रथा प्रचलित थी? तो मूक विनिमय की प्रथा पहले किस जनजाति में प्रचलित थी? यह आपके जो राजी जनजाति है इनमें प्रचलित थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए, राजी जनजाति काष्ठ कला में निपुण मानी जाती है, जंगलों में निवास करती है और काष्ठ कला में ये काफी ज्यादा निपुण होते हैं। तो ये अपने ही जो चीजें बनाते हैं, लकड़ी की चीजें बनाते हैं, घर में जो काम आए वैसी चीजें बनाते हैं और फिर रात में कहा जाता है कि ये जैसे आसपास के गांवों में अपनी बनाई चीजों को रख देते हैं, जिस चीज की इनको आवश्यकता होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने उस सामान के साथ रख लेते हैं। तो जिस घर के बाहर रखते हैं वो घर वाले सुबह उस सामान को रख लेते हैं और फिर इनकी आवश्यकता की चीज को बाहर रख देते हैं, जिसे ये रात में लेकर चले जाते हैं। तो मूक विनिमय की प्रथा किसमें प्रचलित थी? ये राज्यों में प्रचलित थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हालांकि अब बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन से हैं? तो एसटी कैटेगरी की सबसे ज्यादा साक्षरता किस जनपद में है? यह आपके रुद्रप्रयाग में है। लेकिन आपको एक जनपद नहीं पूछा है, आपको क्रम बताना है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता रुद्रप्रयाग में है, दूसरे नंबर पर चमोली है, तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ और चौथे नंबर पर बागेश्वर आता है। इसको याद करेंगे। ठीक है, सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम हरिद्वार में है, हरिद्वार के बाद आपके नैनीताल का नंबर है और नैनीताल के बाद आपका देहरादून आता है। ये सबसे ज्यादा वाले हैं और ये सबसे कम वाले हैं। सबसे कम हरिद्वार में है, सबसे ज्यादा रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इनकी जनसंख्या को बात करी थी, किस जनपद में ज्यादा है, किस जनपद में कम है, प्रतिशत में और जनसंख्या में। यहां पर साक्षरता की बात है, बना नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है एसटी कैटेगरी को लेकर आपको साक्षरता से संबंधित प्रश्न आ जाए। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहां पर है? अगर हम अनुसूचित जनजाति में बात करें, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में दोनों जगहों पर आगे अल्मोड़ा है और दोनों जगहों पर पीछे हरिद्वार है, सबसे पीछे। ठीक है, इस दोनों को आपने याद करना है। ओवरऑल साक्षरता की बात करें एसटी कैटेगरी में तो वो 73.9% है, पुरुषों में ये 83.8 है और महिलाओं में 62.5 है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड की राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन है? तो अभी हमने कवर किया, राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं बागनाथ देवता। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके अलावा और कौन कौन से थे? अभी हमने नाम देखे थे, मलयनाथ, गढ़नाथ, सैम, मल्लिकार्जुन और छुरमल देवता। किस जनजाति से संबंधित हैं? राजी जनजाति से। लेकिन मुख्य देवता कौन है? बागनाथ देवता। एक और क्वेश्चन राजी जनजाति को लेकर के नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सी जनजाति में ऐसा विश्वास माना जाता है कि जो पहाड़ों की चोटी है, नदियां हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, यहां पर देवी देवता निवास करते हैं। तो ये विश्वास भी राज्यों में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है,
खैड़ी देवी, ज्वाल्पा, हुल्का देवी, साकरिया देव जैसे देवी देवता निम्न में से किस जनजाति से संबंधित हैं? तो अब आप आसानी से बता देंगे। अभी हमने ऊपर साकरिया देवता और खैड़ी देवी के बारे में बात करी थी। साकरिया देवता ग्राम देवता हैं और खैड़ी देवी ग्राम देवी हैं बोक्सा जनजाति की। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये इनके ग्राम देवी देवता हैं और इनके प्रमुख, इनकी सबसे बड़ी देवी कौन है? वो चामुंडा देवी है, अभी हमने ऊपर बात करी थी। उनके अलावा ज्वाल्पा देव, हुल्का देव, ये इनके प्रमुख देवी देवता हैं। ठीक है, और इनका प्रमुख त्यौहार भी हमने देखा था चैती। बोक्सा जनजाति को लेकर के एक क्वेश्चन और आता है, कौन सी जनजाति जादू टोना में विश्वास करती है? अधिक प्रचलन है किस जनजाति में जादू टोने का, तो भी आप बोक्सा का नाम बताएंगे। ठीक है, इनके त्योहारों के नाम पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार तो चैती है। उसके अलावा पेपर में आया था कि नौबी, होगड़, गोटरे, ढलिया ये किसके त्यौहार हैं? तब आप कहेंगे ये बोक्साओं के त्यौहार है। जैसा मैंने कहा कि जादू टोने का अधिक प्रचलन किस जनजाति में देखने को मिलता है? बोक्सा में। जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता है उसे बोक्सा जनजाति में भरारे कहा जाता है, इसको भी याद करना। नेक्स्ट है यदुवंशी, पवार, राजवंशी, पराजाव और तुनवार, ये 5 गोत्र, यहां पर 5 होगा। वह उपजातियां निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो यह 5 गोत्र या उपजातियां कौन सी जनजाति की हैं? ये हैं आपकी बोक्सा की। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यदुवंशी है, पवार है, राजवंशी है, पराजाव नहीं होगा, परतजा होगा। ठीक है, और तुनवार नहीं होगा, तनवार होगा। तो ये किसकी 5 गोत्र हैं या 5 उपजातियां हैं? यह सीधा क्वेश्चन होगा। बोक्सा जनजाति कितनी उपजातियों में विभक्त है? तब आप 5 बताएंगे, ये उन 5 के नाम हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रोजगार के अवसर के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना कब शुरू करी गई? तो SC/ST के विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए सरकार ने जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना ये शुरू करी थी 2004-05 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। पिथौरागढ़ के सौका भोटिया परिवार के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि भोटिया जनजाति अलग अलग जनपदों में निवास करती है और इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पिथौरागढ़ के जो भोटिया हैं उन्हें शौका भोटिया कहते हैं, उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया कहते हैं, चमोली के अंदर इनको मारछा तोलछा भोटिया कहा जाता है। तो जो शौका भोटिया हैं उसमें परिवार के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? परिवार के लिए खू शब्द का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जनजाति है जिसकी अपनी बोली मुंडा है लेकिन ये लोग बाहरी लोगों से कुमाऊनी भाषा में बात करते हैं? तो कौन सी जनजाति है जिसकी बोली को मुंडा कहते हैं या किसकी भाषा को मुंडा कहते हैं? ये कहते हैं राजी जनजाति को। राजी जनजाति के लोग आपस में मुंडा बोली का प्रयोग करते हैं, इनकी भाषा को मुंडा कहा जाता है। लेकिन जब ये बाहरी लोगों से संवाद करते हैं तो ये कुमाऊनी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मुंडा क्वेश्चन बनता है, राजी जनजाति के आवाज को क्या कहते हैं? रौत्यूड़ा, और इनकी भाषा को या बोली को क्या कहते हैं? मुंडा। ठीक है, राजी जनजाति की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है आपकी राजी जनजाति। इनको जैसा मैंने कहा वनरौत, वन रावत या जंगल का राजा कहते हैं। इन्हें किरात जाति का माना जाता है, किरातों का वंशज माना जाता है। ये भारत के अलावा नेपाल में भी निवास करते हैं। ठीक है, जो राजी जनजाति है इनका निवास नेपाल में भी है। नेपाल में इनको राई या लिंबू नाम से जाना जाता है, इसको भी याद करेंगे। इनके परिवार को क्या कहते हैं? इनके परिवारों को या राजी जनजाति में परिवारों के लिए सिंपल सा शब्द है कुनबा, इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन याद करना, जैसे हमने ऊपर देखा था कि बोक्सा जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित थी? 5 गोत्रों में। राजी जनजाति में गोत्रों की अवधारणा नहीं है। सीधा क्वेश्चन आएगा किस जनजाति में गोत्र जैसी कोई अवधारणा नहीं है? तब आप कहेंगे राजी जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है भूटांतिक बोली में आभूषणों को क्या कहते हैं? यानी भोटिया जनजाति में आभूषणों को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आभूषणों को सालीपुली कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा, भोटिया जनजाति से संबंधित शब्द शालीपुली किसका पर्यायवाची है या किसके लिए इस्तेमाल होता है? यह आभूषणों के लिए इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार भोटिया जनजाति में एक शब्द है जो है आपका लक्षवेप।
यह किसके लिए इस्तेमाल होता है? ये अंगूठी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक शब्द है बलडंग। आपने देखा होगा पेपर में पूछा जाता है कि बलडंग को कहां पर धारण करते हैं। बलडंग आभूषण होता क्या है? यह सिक्कों की एक माला होती है। अब क्योंकि माला है तो कहां पर धारण होगी? गले में धारण होगी। ये क्वेश्चन भी बना है, बलडंग आभूषण किससे संबंधित है, कहां पर पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की औसत साक्षरता 73.9% है। इसमें स्त्री और पुरुषों की साक्षरता कितनी है? तो स्त्री साक्षरता है 62.5 और पुरुष साक्षरता है 83.8। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी जनजाति प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन करती है? अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आया है पेपर में, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया है कि कौन सी जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। माना जाता है थारू जनजातियों को महाराणा प्रताप का वंशज, और इनके बारे में कहा जाता है कि जो थार मरुस्थल है आपका, वहां से आकर ये इस क्षेत्र में निवास करने लगे और इन्हें थारू कहा गया। तो ये महाराणा प्रताप के वंशज माने जाते हैं और आज भी हर वर्ष महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की बोक्सा जनजाति में जादू टोना तथा तंत्र मंत्र विद्या के ज्ञाता को क्या कहते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो वही हो गया जो पेपर में भी आया था, किस जनजाति में जादू टोना तंत्र मंत्र का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा प्रचलन है, तब आप कहेंगे बोक्सा जनजाति। और जो इसका ज्ञाता है उसे कहा जाता है भरारे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जौनसारी जनजाति की वह कौन सी संस्था या समिति है जिसमें प्रत्येक परिवार का एक सदस्य सम्मिलित होता है? तो जौनसारी जनजाति में पंचायत के स्थान पर पहले कौन सी संस्था प्रचलित थी? तब आप कहते हैं खुमरी नामक संस्था। इसे कहीं पर खुमरी लिखा गया है, इसे कहीं पर खुमड़ी भी लिखा गया है, दोनों एक ही शब्द हैं। ठीक है, खुमरी में हर परिवार का एक सदस्य इसका मेंबर होता है, इसमें सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। गांव स्तर पर बनाई जाती है खुमरी और गांव के हर परिवार का एक व्यक्ति इसका सदस्य होता है। कई सारे गांवों की जब सम्मिलित किया जाता है तब उसे खत खुमरी कहा जाता है। ठीक है, उसके ऊपर आती है चौतरू खुमरी, जो कई सारे खतों को मिलाकर बनती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की किस जनजाति का संबंध रोम्बा भाषा से है जो तिब्बती के अधिक निकट है? एक क्वेश्चन आपको यहीं पर मिल गया। आप जानते हैं रोम्बा भाषा किसकी है? जाड़ भोटियाओं की है। क्वेश्चन आ जाएगा जाड़ भोटियाओं की भाषा रोम्बा किसके ज्यादा नजदीक है? विकल्प दिए जाएंगे, कुमाऊनी के है, गढ़वाली के है, संस्कृत के है, नेपाली के है या तिब्बती के है। तब आप कहेंगे ये तिब्बती के ज्यादा नजदीक है। रोम्बा भाषा किसकी है? जाड़ भोटियाओं में प्रचलित है। उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति में प्रचलित निम्नलिखित विवाह प्रणाली या स्वरूप में सर्वाधिक उच्च कोटि का कौन सा है? लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि जौनसारी जनजाति में विवाह की 3 प्रणालियां या 3 श्रेणियां यहां पर बनी हैं, जिसमें आपकी बोईदुदु की, बाजादिया और बेवी की, ये 3 पद्धतियां या 3 तरीके शामिल हैं। इनमें जो सबसे सिंपल विवाह माना जाता है, सबसे सिंपल विवाह बेविकी को माना जाता है। ये सबसे सिंपल है। और सबसे उच्च श्रेणी का शानो शौकत वाला जो विवाह माना जाता है वो आपके बाजदिया को माना जाता है। आपको उच्च कोटि का पूछा है यानी शानो शौकत वाला पूछा है, बाजदिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहसर और शुरगेन जैसे प्रमुख त्योहार उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से संबंधित हैं? तो लोहसर और शुरगेन 2 प्रमुख त्योहार हैं और ये आपके भोटिया जनजाति में है, वो भी जाड़ भोटियाओं से संबंधित हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। एक और चीज को याद करना, दोनों प्रमुख त्योहार तो जाड़ भोटिया के हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में जाए, लोहसर जो है आपका ये नव वर्ष के तौर पर मनाया जाता है, यानी यहीं से इनका नव वर्ष शुरू होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है वीर केसरी चंद जौनसारी के बलिदान दिवस पर कब और कहां मेले का आयोजन होता है? वीर केसरी की अगर हम बात करें, केसरी चंद की बात करें, कई बार हमने इनके फैक्टों को कवर किया है। इनका जन्म 1920 में होता है और 1945 को 3 मई को इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। और 3 मई को इनको फांसी की सजा दी गई थी। इनका स्मृति में हर साल 3 मई को चौलीथात में मेले का आयोजन किया जाता है। आज़ाद हिंद फौज के ये सिपाही थे और अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने इम्फाल युद्ध में भाग लिया था। उसी के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया और 3 मई 1945 को फांसी दी गई। मलयनाथ, गणनाथ, सैम देवता, मल्लिकार्जुन देवता, छुरमल देवता निम्न में से किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं?
तो अभी हमने ऊपर कवर किया था, ये सभी देवी देवता किसके प्रमुख हैं? वनरावत के। वनरावत यानी राजी जनजाति के। इनके मुख्य देवता बागनाथ हैं, लेकिन प्रमुख देवता में इन सब का नाम आएगा, और वनरावत, वनरौत, जंगल के राजा या राजी, सारे एक नाम हैं। प्रत्येक भूटांतिक व्यापारी का तिब्बत में एक मध्यस्थ होता था, जिसे क्या कहते थे? देखिए, भूटिया जनजाति तिब्बत के साथ व्यापार करती थी, और तिब्बत के साथ व्यापार करने के लिए जब वो जाते थे तो उनके बीच में एक मध्यस्थ होता था जो व्यापार को सही से करवाता था। उस मध्यस्थ को बोला जाता था मितुर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूटांतिक व्यापारी व तिब्बती मध्यस्थ के मध्य व्यापारिक शर्तनामा अभिलेख क्या कहलाता था? इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि भूटिया और तिब्बतियों के बीच में किस पद्धति से व्यापार होता था। हमने देखा था गमैया पद्धति से। गमैया पद्धति क्या होती है? गमैया पद्धति में जैसे मैंने आपको कहा था कि एक पत्थर होता है, उसे दो भागों में तोड़ लिया जाता है। एक भाग भूटिया के पास रहेगा जो व्यापारी है, और दूसरा आपके तिब्बत के पास रहेगा। जब ये व्यापार के लिए मिलेंगे तो दोनों को आपस में मिलाएंगे ताकि व्यापार आगे बढ़ सके। तो जो व्यापारिक शर्तनामा होता था उसी को कहा जाता था गमगया या गमैया, और इसी मेथड को कहते हैं गमैया पद्धति। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति है जो अपने निकट संबंधियों को स्वारा शब्द का प्रयोग करती है? तो स्वारा शब्द का इस्तेमाल कौन सी जनजाति में होता है? भूटिया जनजाति में होता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखिए, भूटिया जनजाति में विवाह के लिए दामी शब्द का इस्तेमाल होता है, सगाई के लिए थौची शब्द का इस्तेमाल होता है, और अपने सगे संबंधियों के लिए ये स्वारा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीट में से कौन सी आरक्षित नहीं है? देखिए, कौन सी सीट आरक्षित नहीं है आपने बताना है। यहां पर अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनकी बात कर ही गई है। अनुसूचित जाति के लिए राज्य में 13 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य में 2 सीटें आरक्षित हैं। राज्यसभा में कोई सीट रिजर्व नहीं है, लेकिन लोकसभा की 1 सीट रिजर्व है। लोकसभा में कौन सी सीट रिजर्व है? तो आप कहते हैं अल्मोड़ा। एसटी, और ये वाली सीट जो अल्मोड़ा रिजर्व है वो एससी के लिए रिजर्व है। ठीक है, एसटी के लिए वहां आरक्षण नहीं है। एसटी के लिए 2 सीटें विधानसभा में है। कौन कौन सी हैं? एक आपकी चक्राता है और एक आपकी नानक मत्ता है। इन तीनों को तो आप याद कर लेते हैं कि कौन किसके लिए रिजर्व है। अब आपको इन 13 को भी एक बार पढ़ना होगा, हो सकता है एग्जाम में बन जाए, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 13 सीटें हैं। कौन कौन सी ये 13 सीटें हैं जो एससी के लिए रिजर्व्ड हैं? 3 सीटें आपके हरिद्वार की हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा। ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा ये एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं। हरिद्वार की 3 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ है? हरिद्वार में है। इसके बाद देहरादून की 1 सीट है जिसका नाम है राजपुर। देहरादून की राजपुर भी रिजर्व्ड सीट है। पिथौरागढ़ की जो गंगोली हाट सीट है वो भी रिजर्व्ड सीट है। उधम सिंह नगर की बाजपुर, पौड़ी की पौड़ी सीट, टिहरी की घनसाली, उत्तरकाशी की पुरोला, चमोली की थराली, बागेश्वर की बागेश्वर सीट, नैनीताल की नैनीताल सीट और अल्मोड़ा की सोमेश्वर सीट एससी के लिए रिजर्व्ड है। तो ज्वालापुर रिजर्व्ड है, पौड़ी की पौड़ी सीट है और अल्मोड़ा की सोमेश्वर, ये तीनों रिजर्व्ड हैं। सहसपुर इसमें शामिल नहीं है। आपको 13 सीटों के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है तत्सत और दामोला जैसी विवाह की प्रथाएं निम्न में से किस जनजाति से संबंधित हैं? तो तत्सत और दामोला क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, ये विवाह की प्रथाएं हैं और ये प्रथाएं भूटिया जनजाति में प्रचलित हैं, उनसे संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो दामोला पद्धति होती है, दामोला में क्या होता है? दामोला में बारात जाती है और दूल्हे के नाम पर वहां से कन्या को वो लेकर आते हैं, दुल्हन को लेकर आते हैं, जबकि तत्सत में दूल्हा भी बारात के साथ जाता है। ये दोनों में अंतर है। क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बन जाएगा इतना डिटेल में, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। तत्सत दामोला क्या है और किससे संबंधित है? ठीक है, निम्न में से कौन सा मृत्यु संस्कार उत्तराखंड राज्य की भूटिया जनजाति में पाया जाता है? यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि कौन सी जनजाति गवन संस्कार करती है। गवन संस्कार एक मृत्यु संस्कार है जो भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भूटिया जनजाति के उत्सव, त्योहार, रीति रिवाज से संबंधित कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं। पौड़ा नृत्य मेहमानों के स्वागत किया जाने वाला नृत्य है, यह आपका बिल्कुल सही है। विवाह के अवसरों पर किया जाता है भूटिया जनजाति के द्वारा और मेहमानों के स्वागत के लिए किया जाता है। स्थिमी तुमी आत्म पूजन से संबंधित है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्थिमी तुमी है आपका, यह आत्म पूजन से संबंधित एक पद्धति है, एक उनका रिवाज है।
कंडाली उत्सव का आयोजन हर 3 साल में होता है, ये गलत हो जाएगा। कंडाली उत्सव, जिसे किरजी उत्सव भी कहते हैं, ये हर 12 साल में होता है, ना कि 3 साल में। आपको गलत वाला बताना है, गलत आपका ये है। ऑप्शन सी इसमें उत्तर है। चौथा, नबुसामी त्योहार फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के विनाश के लिए आयोजित होता है। देखिए, नबुसामी यहां पर लिखा गया है, इसको नबु सामो भी लिखा जाता है, तो दोनों एक ही बात है, कंफ्यूजन नहीं करना है। क्वेश्चन बन सकता है नबु सामो त्योहार किससे संबंधित है? भोटिया जनजाति से। यह त्योहार उन कीटों के विनाश के लिए किया जाता है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बोक्सा जनजाति में बुज्जा की पूजा संबंधित है। तो बोक्सा जनजाति में बुज्जा ये कहा जाता है कल्पित आत्माओं से। तो बुज्जा की पूजा किससे संबंधित हो जाएगी? कल्पित आत्माओं से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अपने पशुओं की रक्षा के लिए कौन सी जनजाति घंटा, कर्ण, सिधुआ, विवाह और साई आदि देवों की पूजा करती है? तो पशुओं की रक्षा के लिए इन सभी देवों की पूजा करती है भोटिया जनजाति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इन सभी देवों में से भी जो साई देवता हैं, ये खोए हुए जो पशु होते हैं उनका पता लगाने के लिए पूजे जाते हैं। तो ये सारे कौन है? पशुओं की रक्षा के लिए। और साई देव प्रमुख किसके हैं? खोए हुए पशुओं का पता लगाने के लिए इनकी पूजा होती है। ठीक है, एक और चीज याद रखना कि विपत्ति के समय में कौन सी जनजाति तिब्बती देवी देवता फैला और घूरमा की पूजा करते हैं, तो भी आप भोटिया जनजाति पर टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा त्योहार जाड़ भोटिया द्वारा नव वर्ष पर आयोजित किया जाता है? अब देखिए, कंडाली त्योहार, लोसर त्योहार, और अगर मान लीजिए यहां पर शूरगेन दे देता, तब आपके लिए काफी ज्यादा ये मुश्किल प्रश्न हो जाता, क्योंकि तीनों किसके त्योहार है? भोटियाओं के त्योहार हैं। और लोहसर और शूरगेन दोनों के दोनों जाड़ भोटिया के हैं। लेकिन अभी हमने ऊपर देखा कि नव वर्ष पर कौन सा होता है? वो लोहसर होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भोटिया जनजाति द्वारा झूम खेती पद्धति को क्या कहते हैं? देखिए, झूम खेती मुख्यतः राजी जनजाति के द्वारा करी जाती है, लेकिन भोटिया जनजाति भी ऋतु प्रवास करते हैं, ये भी झूम खेती का इस्तेमाल करते हैं। झूम खेती को ये काटिल पद्धति कहते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो थारू जनजाति की कुल कितनी प्रजातियां हैं? ये हैं 7 प्रजातियां। राणा, बुक्सा, खुनका, गिरनामा, जुगिया, डंगोरा, पसिया और थगरा। 7 प्रजातियां हैं। इनके नाम बहुत रेयर चांस से आएगा, केवल संख्या को याद कर लीजिए। थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए की जाने वाली पूजा कौन सी है? तो नई फसल के स्वागत के लिए कौन सी पूजा करते हैं? उसे कहते हैं औत पर्व। औत पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति। और कब मनाते हैं? तो नई फसल के स्वागत में करी जाने वाली ये पूजा है। ठीक है, जब धान की कटाई शुरू होती है तब इसे किया जाता है, सितंबर अक्टूबर के माह में। एक और त्यौहार है, इनका प्रमुख त्यौहार है बजहर। बजहर त्यौहार किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है? थारू जनजाति का। इसको याद करना, वैशाखी का जो त्यौहार होता है, बैसाखी का त्यौहार, उसे ही थारू जनजाति बजहर के रूप में मनाती है। उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति में खौत छूट प्रथा किससे संबंधित है? तो खौत छूट प्रथा किसमें प्रचलित है? जौनसारियों में। और यह आपके विवाह विच्छेद संबंधी महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। यानी तलाक के समय में या तलाक से जुड़े जो अधिकार होंगे वो महिलाओं को प्राप्त होंगे, उसी प्रथा को कहते हैं खौत छूट प्रथा। नेक्स्ट है, जौनसारी जनजाति की वह मंत्र विधि जिसमें किसी मंत्र के विपरीत किया जाता है, वह तंत्र विधि कौन है? यानी किसी व्यक्ति पर कोई तंत्र मंत्र किया हो, उस पर बीमारी के लिए या उसके नुकसान के लिए, उसको हटाने के लिए जो तंत्र मंत्र किया जाता है, जो विधि अपनाई जाती है, उसे कहा जाता है उल्टाव। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जौनसारियों के प्रमुख देवालय जहां पर महासू अपने 4 वीर भाइयों तथा माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं। तो महासू देवता जौनसारियों के प्रमुख देवता हैं और इनका प्रमुख निवास स्थल है आपका हनौल। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ढाकी या बाजगी द्वारा सूर्य उदय से पूर्व व सोने से पहले बाजा बजाने की प्रथा है नामती प्रथा। सीधा क्वेश्चन बनेगा, नामती प्रथा क्या है? तब आप कहेंगे सोने से पहले और सूर्य उदय से पहले बाजा बजाया जाता है, बाजा बजाकर की जानकारी दी जाती है, इसी को कहते हैं नामती प्रथा। और यह प्रथा किस जनजातीय समुदाय से जुड़ी है? ये प्रथा जुड़ी है कोल्टा समुदाय से। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि प्रमुख जनजातियां 5 ही हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ जनजातियां हैं, कुछ समुदाय हैं जिनकी संख्या बहुत कम है।
उनको लेकर भी सवाल बन सकता है। और ये नामती प्रथा को आपने याद करना है, किस में प्रचलित है, कौन इसको करते हैं ज्यादा, कोल्टा जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की कुथलिया बोरा समाज को सर्वप्रथम सामाजिक दायरे में उठाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया। जैसे एक कोल्टा समाज समुदाय हो गया, वैसे ही एक और समुदाय है कुथलिया बोरा समाज। काफी पिछड़ा हुआ समाज इन्हें माना जाता है और इनको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास किया, समाज के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया, इनके सामाजिक स्तर को और ऊपर करने का जो पहला प्रयास किया था वो हरगोविंद पंत ने किया था। तो बड़ा नाम है, उत्तराखंड की हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हरगोविंद पंत का, बहुत ही बड़ा नाम है। उत्तराखंड में कुमाऊं कांग्रेस की इनको रीढ़ कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इन्हीं के द्वारा इनके सामाजिक दायरे को उठाने का, इनके समाज के मुख्य धारा में इनको लाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, जो आपका कुथलिया बोरा समाज है मुख्य तौर पर ये पिथौरागढ़ में निवास करता है। लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भूटिया जनजाति का प्रिय पेय जया को उबाला जाता है को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, भूटिया जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ कौन है, जया, और इसे किसमें उबाला जाता है, इसे डोम नाम के बर्तन में उबाला जाता है। उत्तराखंड के जौनसारी दशहरा को पांडव कहते हैं जबकि विजयदशमी को क्या कहते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हुआ है, इसको करेक्ट करना कि उत्तराखंड के जौनसारी दशहरे को पांडव और विजयदशमी को क्या कहते हैं। विजयदशमी को ये पयांता कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आपने याद करना है, प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड की जनजाति जातियों को लेकर के प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया। ये वाला चैप्टर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में अगला जो अध्याय है उत्तराखंड का परिवहन तंत्र, उसके एमसीक्यूज को हम इस सीरीज में कवर करेंगे और इसी प्रकार पूरे उत्तराखंड के एमसीक्यूज को हम यहाँ पर कवर करेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। इसके अलावा हमारी परीक्षा वाणी की संक्षिप्त अवलोकन की सीरीज भी चल रही है जिसमें हम सीरियल वाइज प्रश्नों के रूप में, वन लाइनर के रूप में उनको कवर कर रहे हैं, जो आपकी लेटेस्ट परीक्षा वाणी है 2024 की, उसके माध्यम से। उसे भी आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।